हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 10 का प्रमेय 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो वास्तविक संख्याएं के अंदर आता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा प्रश्नावली 1.2 में यूज होने वाला है। इसमें हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले इस प्रमेय को पढ़ने से पहले हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझेंगे। भाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा स्वयं से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मेरा 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 2 जो होगा मेरा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, है ना। एक से कटा और स्वयं मतलब 2 से कटा। फिर उसी प्रकार मैं 3 जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसी प्रकार 5 से कटेगा, 5 जो है मेरा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। मतलब जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसी प्रकार हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ गया मेरा 4, 6, 8, ऐसे जाते रहेगा। इसमें भी आगे बहुत सारा ऐसा संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? हम भाज्य संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कटे। जैसे हो गया ये 4 जो है मेरा 1 से भी कटेगा, ये 4 जो है मेरा 2 से भी कटेगा, ये मेरा 4 से भी कटेगा। इसमें क्या है? एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार 8 की बात करते हैं हम। 1 से कटेगा 8 और मेरा 4 से भी कटेगा 8, फिर 8 से भी कटेगा। मतलब स्वयं ये एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कौन कौन संख्या से कट रहा है? देखो तो 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 8 से कट रहा है। मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या तो समझ गए। इसमें क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या जैसे 18 हो गया। 18 को हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखना रहेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर ये 9 जो कटेगा 3 तिया 9, 3 बार में, फिर 3 एकम 3। अब ये देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना, क्या जा सकता है। तो हम 18 मेरा भाज्य संख्या है, इसको हम गुणनफल के रूप में 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 3 लिख दिए हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब क्या कह रहा आगे? के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम अभाज्य मतलब भाज्य संख्या 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। आगे हम क्या कह रहा है वही पढ़ रहे हैं। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अर्थात इसमें कह रहा है कि अद्वितीय की बात कर, अद्वितीय। अब देखिए अद्वितीय पे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर 18 की बात करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब देखिए जो संख्या मेरा यहाँ पे 3 जो लास्ट में आया है इसका गुणनखंड में, अब हम क्या करते हैं? 3 से पहले 18 को काटते हैं। 3 चौके 18, फिर 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, 6 को 2 से काट, 3 बार में कटा, फिर 3 एकम 3। अब देखिए यही गुणनखंड में पहले क्या आया कि 2 गुना 3 गुना 3। फिर यहाँ पे हम क्या किए? 3 को पहले से 18 को जो भाग दिए 3 से दिए यहाँ पे, तो क्या आया? 3 गुना 2 गुना 3। इसमें देखिए 2 पहले आया, इसमें 3 पहले आया। अब क्या कह रहा है कि अब इसका जब अगर क्रम निर्धारित ना हो, इसमें पहले क्या आया? 2 आया, 3 गुना 3 गुना 3 आया, मतलब 2 गुना 3 गुना 3 आया। इसमें क्या है? 3 गुना 2 गुना 3 आया। अगर भाज्य संख्या का अगर गुणनखंड में क्रम अगर उठपटांग आ रहा है, कभी 2 गुना 3 गुना 3 और 3 गुना 2 गुना 3, अगर क्रम निर्धारित ना हो तो इसके गुणनखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे भी 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 है,
यहाँ पे भी 3 के पावर 3 कितना बार है, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, 3 के पावर 2, 2 के पावर 1। देखिए यहाँ भी 2 के पावर 1 है, यहाँ भी 2 के पावर 1 है, यहाँ भी 3 के पावर 2 है, यहाँ भी 3 के पावर 2 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम यही कह रहा, अद्वितीय होता है, मतलब क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 कह रहा हमको, उदाहरण नंबर 5 कह रहा है संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जाते रहेगा अनंत तक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन संख्या शून्य पे समाप्त होता है मेरा, अरे भाई शून्य तो शून्य पे समाप्त होता ही है। तो 10 मेरा शून्य पे समाप्त होता है, 20 मेरा शून्य पे समाप्त होता है, 30 मेरा शून्य पे समाप्त होता है। यहाँ देखिए तो शून्य पे समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये शून्य पे समाप्त हुआ, 20 भी मेरा शून्य पे समाप्त हुआ, 30 भी मेरा शून्य पे समाप्त हुआ। अब जब इसका गुणनखंड निकालोगे 10 का तो 2 गुना 5 आएगा। उसी प्रकार अगर 20 का गुणनखंड निकाले 2 गुना 10, 2 गुना 10 को भी क्या लिखे हम, 2 गुना 10 को 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना, ये 10 का गुणनखंड फिर हम किए हैं 2 गुना 5। उसी प्रकार 30 का गुणनखंड 3 गुना 10। अब 10 का गुणनखंड क्या लिखे अभी हम, 2 गुना 5, 3 गुना 2 गुना 5। ये चीज़ गौर करने वाला है कि किसी भी अगर संख्या, अगर कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त हो रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 होना अति आवश्यक है। देखिए 1 5 और 1 2 है कि नहीं, 1 2 है और 1 5 है। इसमें भी 20 है, ये शून्य पे समाप्त है, तो 1 2 और 1 5 है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, लेकिन हमको कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है। इसमें कितना 2 है, 1 2, एक हमको 2 ही ज़रूरत है और 1 5 की ज़रूरत है। अब देखिए उसी प्रकार हम अगर 50 की बात करें, 50 भी शून्य पे समाप्त होती है। 5 गुना 10 लिख सकते हैं इसको हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना फिर ये 10 के लिए 2 गुना 5। इसमें भी क्या 5 2 बार आया, तो हमको एक ही 5 की आवश्यकता और एक ही 2 की आवश्यकता, 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 5। इसका मतलब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा, इसका मतलब वो शून्य पे समाप्त होगा। देखो 2 और 5 है अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका मतलब शून्य पे समाप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हल लिखेंगे यहाँ पे, हल एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, किसी भी संख्या को संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना अनिवार्य है। अब देखते हैं क्या, 4 के पावर n पर हम इसका क्या करेंगे, 4 के पावर n का हम गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 4 के पावर n का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर पूरा पे n। उसी प्रकार पावर इसमें बढ़ जाएगा, 2 के पावर n गुना 2 के पावर n। अब देखते हैं, चूँकि इसमें लिख सकते हैं, अतः 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5
उपस्थित नहीं है 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 4 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए किसी भी संख्या 4 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या 4 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n किसी 4 के पावर n n किसी भी 4 के पावर n लिख सकते हो 4 के पावर n n किसी भी प्राकृत संख्या पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित था तो मेरा शून्य पे समाप्त हो जाता था। इसमें जो 4 के पावर n का अगर हम गुणनखंड निकाले तो क्या आया, 2 गुना 2 के पावर n। देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, तो वही स्टेटमेंट लिखिए कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो हम क्या किए, सबसे पहले 4 के पावर n का हम गुणनखंड निकाले। इसमें 2 गुना 2 उपस्थित है, मतलब 2 तो उपस्थित है ना, 5 उपस्थित नहीं है। तो इसी प्रकार हम लिख दिए 4 के पावर n का के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, तो इसीलिए 4 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या पर 4 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या शून्य पर किसी भी प्राकृत संख्या शून्य पर लिखना चाहिए, शून्य पर यहाँ पे लिख सकते हैं, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अब हम अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। एग्जाम में इतना ही लिखना बहुत सफिशिएंट है ना। अब उदाहरण नंबर 5 तो कर लिए, उदाहरण नंबर 6 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM निकाले। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 6 और 20 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6 और 20 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 20 का गुणनखंड निकालते, 2 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़े तो 20 और 2 जो है मेरा, फिर यहाँ पे 10 जो है 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 एकम 5। तो 6 का गुणनखंड क्या आया मेरा, देखो तो 6 का गुणनखंड आया मेरा 2 गुना 3 गुना 1। तो 20 का गुणनखंड क्या आया मेरा, 2 गुना 5। अब हम लिख सकते हैं अगर मतलब 20 बराबर 2 गुना 2 कितना बार, 2 के पावर 2, मतलब 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुना 5। अब देखना क्या है हमको, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, किसी के पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पे भी 5 के पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 के पावर 1 है। अब सबसे पहले क्या कह रहा है हमको, HCF निकालने के बारे में, LCM निकालने के बारे में। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF हम 2 संख्याओं के बीच हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा यूज किए थे, लेकिन हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं। HCF क्या होगा कि जब भी किसी संख्या का गुणनखंड निकालने के बाद हमको HCF निकालने की बात कहेगा। हमको देखना है कि कौन सा संख्या है जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है। देखो 2 है एक ऐसा संख्या जो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन 3 इसमें प्रेजेंट है तो 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, और 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं। तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इसमें प्रेजेंट है तो इसमें भी प्रेजेंट है। अब देखना है कि जो संख्या दोनों में प्रेजेंट है, अभाज्य गुणनखंड के दोनों में प्रेजेंट, और इसकी न्यूनतम घात लेना। न्यूनतम घात 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2, इसमें न्यूनतम घात 2 के पावर क्या आया मेरा, 1 आया। इसका मतलब 2 के पावर 1 जो होगा मेरा, यही मेरा क्या हो जाएगा HCF। और LCM की बात करें हम तो LCM की बात करें हम
तो जो दोनों में प्रेजेंट हो वो तो लिखना ही है। और उसको किसको लिखना है? जिसकी सबसे ज़्यादा घात हो। इसमें सबसे ज़्यादा घात इसकी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख देंगे हम, 2 की पावर 2। और जो बच गया उसको लिख दो, 3 बच गया, 5 बच गया और 1 बच गया। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही बचेगा। तो 3 बच गया मेरा, 5 बच गया। इसको जब गुना करोगे 15, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। यहाँ 60 मेरा वैल्यू आ गया। तो एलसीएम की वैल्यू आ गया 60 और एचसीएफ की वैल्यू आ गया 2। फिर उसी प्रकार यहाँ पे हम उदाहरण नंबर 7 की बात कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है हमको, उदाहरण नंबर 7 कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और फिर इसका इनका एलसीएम निकाले। हम क्या करते हैं, 96 और 404 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड, 96 का गुणनखंड करते हैं। 2 का पारा यहाँ अगर हम 2 का पारा 4 पर 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा, 1 और 6 मिलकर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 एक कम 3, फिर 404 के लिए 4 से करते हैं, 4 एक कम 4, 0 1, फिर 101 का पारा अगर 1 पर पड़े। ठीक, अब देखना है क्या कि इसका नहीं, यहाँ 2 से करते हैं, सॉरी, पहले हम 2 से करते हैं। यहाँ पे 404 को हम 2 से पहले देते हैं भाग, 404 हम 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 0 यहाँ पे 0 बचेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से करते, 2 एक कम 2, 0 1, फिर 101 का पारा अगर 1 बार पढ़े तो 101 ही बचेगा। फिर देखना है कि 96 का गुणनखंड क्या आया मेरा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितना बार, 5 बार, 2 की पावर 5, 3 एक बार, 3 की पावर 1। और 404 का गुणनखंड का क्या आया, 2 गुना 2, 2 की पावर 2 और 101। अब क्या बताए थे एचसीएफ निकालने के बारे में, जो दोनों में प्रेजेंट हो, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों में प्रेजेंट हो, और इसकी न्यूनतम घात लेना है। तो एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। अब देखना क्या है कि सबसे न्यूनतम घात किसकी है, इसमें 2 ही ऐसा संख्या है जो दोनों में प्रेजेंट, इसकी न्यूनतम घात 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा क्या मेरा, 4। अब देखो एलसीएम की बात करें, जो दोनों में प्रेजेंट हो जिसकी अधिकतम घात, इसकी 2 की पावर 5 अधिकतम घात है, 2 की पावर 5 लिख देंगे। और जो बच गया 3 गुना 101, इसको जब गुना करेंगे तो 96 96 आता है। अब फिर हम, ये हो गया